हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। समझेंगे डिटेल में कौन सी जगह की बात हो रही है, क्या उससे हिस्ट्री एसोसिएटेड है और क्यों आपके लिए वो रेलेवेंट है। पहले एक दो क्वेश्चन आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सी कंट्री राफा बॉर्डर के पास है? राफा बॉर्डर बहुत न्यूज़ में है रिसेंटली। क्या आपको पता है राफा बॉर्डर कहाँ है, उसकी क्या रेलेवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप मुझे बताइए कहाँ पर है ये। वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब पता चल ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री इस एग्रीमेंट का पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन एग्रीमेंट? इनमें से कौन इनका पार्ट है? देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में रेलेवेंस रखते हैं। राफा बॉर्डर तो न्यूज़ में था ही, प्लस ये जो सीओएफए एग्रीमेंट है ये किन कंट्रीज के बीच में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी अपरेटस और इंडो पैसिफिक के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़े। इससे पहले आपके लिए न्यूज़, लखनऊ और पटना में अगर आप हैं तो जरूर ज्वाइन करिए हमारे ग्रैंड सेमिनार को। आप रजिस्टर कर सकते हैं लिंक में, जो हमारी वेबसाइट की में आपको नीचे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां से आप रजिस्टर करिए और ये ग्रैंड सेमिनार अटेंड करिए, जहां आपको सारी जानकारी दी जाएगी प्रिपरेशन के बारे में और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा ये। तो जरूर ज्वाइन करिए इस सेमिनार को। आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। पहली बात कि कहाँ है जो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कवर करेगा किन किन रीजन्स को। यहाँ छोटी सी कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में जानेंगे। पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में जानेंगे, यहाँ कुछ कंट्रीज हैं उनके बारे में हम चीज़ें जानेंगे। प्लस हम ये भी समझेंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। जो पहला टॉपिक है ना वो FIPIC के बारे में है। कुछ पता है आपको FIPIC क्या होते हैं? फोरम फॉर इंडिया एंड इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, यानी इंडो पैसिफिक आइलैंड में जो कंट्रीज हैं, पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है। उन ग्रुप की कंट्रीज के साथ भारत एक फोरम बना के बात करता है, उसे कहते हैं FIPIC। ठीक है, इनमें कौन सी कंट्रीज हैं, क्या कहानी है, पहले ये जानते हैं। देखिए न्यूज़ में क्या है। FIPIC न्यूज़ में पैसिफिक भी कहते हैं, ये फोरम फॉर इंडो पैसिफिक इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, यानी पैसिफिक आइलैंड की कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज, यहाँ आपको देखिए ढेर सारी। इन कंट्रीज के साथ इंडिया लगातार एक फोरम करता है जिनमें कोऑपरेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर बात की जाती है। बात यह है कि ये 2014 में बना, किसके साथ? इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? जिसमें कुक आइलैंड हो गया, फिजी, किरबाती, मार्शल आइलैंड्स, ये सारे यहाँ की जो 14 कंट्रीज हैं इनके साथ FPIC काम करती है। तो यहाँ समोआ हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गए, सारी कंट्रीज इसका पार्ट है। इन सब ने पहली बार जो मीटिंग की थी ना वो सुवा फिजी में हुई थी 2014 में। उसके बाद फिर सेकंड समिट हुई, फिर थर्ड समिट हुई। इस फोरम का काम क्या है? इसका काम है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, बिजनेसेस को साथ लाना, डेलीगेट्स के अंदर एक्सचेंजेस करना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको बढ़ावा देना, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेड फेयर्स। मेरा आपसे सवाल है कि भाई क्या ज़रूरत है FIPIC की, क्यों रेलेवेंट है ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इन आइलैंड कंट्रीज़ पे अगर आपकी प्रेजेंस है, इनके साथ अच्छे संबंध है, तो आपको पैसिफिक आइलैंड में बहुत रीच मिलती है। ट्रेड के लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ आपको मिल सकते हैं। तो इन कंट्रीज के साथ मिलके जो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हर देश के 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ वो मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ओशन की बेड में जाकर। इंडिया इनके साथ मिलकर वहाँ एक्सप्लोरेशन कर सकता है। और इन कंट्रीज के ऊपर लगातार चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, इसलिए उसे compete करने के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए यहाँ जाया जाए। तो इसलिए फोरम बनाया गया और एक बहुत बड़ी आउटरीच इंडिया की डिप्लोमेटिक। तो इस ग्रुपिंग में कितनी कंट्रीज है? 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ठीक, क्या करता है? इंडिया का इंटरेस्ट रिन्यू कर रहा है इस रीजन में। इसकी सेकेंड समिट राजस्थान में हुई थी 2015 में और 23 में भी इसमें एक समिट हुई है। तो ये जो चेंजेस हुए, फिजी की अगर हम बात करें तो फिजी में बहुत से लोग इंडियन ऑरिजिन के हैं, जिनको इंडिया से जो इंडेंजर्ड लेबर हैं उन काम करवाने के लिए अंग्रेज यहाँ से ले गए थे, उनमें से कई लोग वहाँ इंडियन ऑरिजिन के हैं। तो ये कंट्री छोटी जरूर है, लेकिन जैसे PM मोदी ने कहा था, नॉट स्मॉल बट लार्ज ओशन कंट्रीज, बहुत बड़ी ओशन में इनका रोल बहुत बड़ा है। वहाँ पे अगर आपकी प्रेजेंस है तो आप बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं, सिक्योरिटी डिफेंस के लिहाज से भी, एक्सप्लोरेशन के लिहाज से भी। तो ये ग्लोबल साउथ का पार्ट है। आपको UN में इनके साथ मदद मिलती है। कोई अगर मल्टीलेटरल फोरम है वहाँ इन कंट्रीज के साथ इंडिया नेगोशिएट करता है तो इंडिया को ग्लोबल एक रीच मिलती है, ग्लोबल लीडरशिप के बारे में इंडिया को पता लगता है। और ये कंट्रीज डिजास्टर प्रोन रहती हैं, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इन आइलैंड्स को बहुत खतरा है, इन कंट्रीज को बहुत खतरा है। इसलिए इंडिया इनके साथ मिलकर ग्लोबल साउथ पे काम कर रही है, इनकी ग्रोथ के लिए काम कर रही है। और प्लस जब कोविड आया था
तो इंडिया ने बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड की इन कंट्रीज़ को, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, इवन फर्टिलाइजर और बाकी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी इंडिया कर रहा है। याद रखिए, भारत का एक फेमस इनिशिएटिव है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडो पैसिफिक और पैसिफिक ओशंस के ऊपर फोकस करता है ताकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर बन पाए, इंडिया का ट्रेड बढ़ पाए। तो उन चीज़ों को लेकर ये जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, इनका रोल बहुत बड़ा होता है। देखने में एक कंट्री छोटी सी है, लेकिन ये 10 कंट्रीज मिला के, 15 कंट्रीज मिला के अगर आपका ट्रेड बढ़े, आपकी रीच बढ़े, तो आपको बहुत जगह स्पेस मिलता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये FIPIC कंट्रीज। क्या है आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपको आइलैंड से दिख ही रहे हैं, इनके नाम अलग अलग, चाहे जॉनसन अटॉल है, चाहे आपको पलाव की बात कर लें, गुआम की बात कर लें। देखिए इस रीजन में इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम जानेंगे। इस रीजन में ना कुछ कंट्रीज को माइक्रोनेशिया कहते हैं, कुछ को मेलेनेशिया कहते हैं और कुछ को पोलिनेशिया कहते हैं। ये अलग अलग तरह का डिवीजन है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, माइक्रोनेशिया जिस रीजन को कहते हैं, यहाँ पर माइक्रोनेशिया नाम की एक कंट्री भी है। इस रीजन को भी माइक्रोनेशिया कहते हैं और यहाँ पर एक फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया भी है। यानी एक स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है जो एक देश का नाम है, वो देश और आसपास की कंट्रीज से गुआम, मैरिना आइलैंड और मार्शल आइलैंड, इनको मिलाकर आप माइक्रोनेशिया ही कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर रखिए, क्या माइक्रोनेशिया नाम का एक स्टेट है? हाँ, एक देश भी है माइक्रोनेशिया नाम का, लेकिन जब हम माइक्रोनेशियन रीजन की बात करें तो ये जो पूरा रीजन है ये आपका माइक्रोनेशियन रीजन कहलाता है। साइड में मेलेनेशिया है, इधर आपका पॉलिनेशिया है। मेलेनेशिया में आपका मुख्य रूप से इंडोनेशिया, सोलोमन आइलैंड्स और कैडोनिया इसमें अंदर आता है, जबकि पॉलिनेशिया में न्यूजीलैंड और इसके आसपास की कंट्री जो हवाई तक जाती हैं, वो सारी कंट्रीज का पार्ट होती है। तो कहाँ पर है पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया? तो पैसिफिक ओशन में। और क्या माइक्रोनेशिया नाम का एक देश भी है? तो हाँ, बिल्कुल एक देश भी है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो फिर से देखिए एक बार वो रीजन याद कर लीजिए, कहाँ पर कौन कौन सी कंट्री। ये पैसिफिक आइलैंड फोरम है, इनकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मार्शल आइलैंड ये न्यूज़ में रिसेंटली रहा है, इसको हम अलग से कवर करेंगे। मार्शल आइलैंड न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर जो टेस्ट होते थे अमेरिका के पहले यहाँ होते थे, तो उससे बहुत नुकसान मार्शल आइलैंड को हुआ था। उसको लेकर वो केस करने भी गए थे अलग अलग जगहों पर। इंडिया पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो टेस्टिंग करके प्रकृति को बहुत हनन कर रही हैं। तो जो मैं मार्शल आइलैंड कंट्री की बात कर रहा था वो कहाँ पर है? यहाँ पर है मार्शल आइलैंड कंट्री, ठीक। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि मार्शल आइलैंड ने अमेरिका के साथ एक नई डील की है। किसके साथ? मार्शल आइलैंड के साथ। कहाँ है मार्शल आइलैंड? ये रहा। तो ये यहाँ हवाई जो रीजन है अमेरिका का, उसके बहुत करीब है। ये ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच का पार्ट है ये मार्शल आइलैंड। इनके साथ डील क्या हुई है देखियो। नॉर्मली ना इस रीजन में कई सारी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, COFA, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। ये वो कंट्रीज हैं, ये वो आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज तो हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी, डिफेंस का जिम्मा अमेरिका के ऊपर है, यानी USA के ऊपर है। तो वॉशिंगटन इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, इनका डिफेंस और इनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सालों तक अमेरिका ने इसको नेग्लेक्ट किया, लेकिन अब जब चाइना यहाँ तक पहुंच रहा है, इन आइलैंड में चाइना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, इनको डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तब अमेरिका जाग गया। तो ये है क्या है? कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है? अमेरिका और 3 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में। किस किस कंट्री के बीच में? फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ पलाउ के बीच में। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एक देश भी है और उस रीजन को भी कहते हैं। जो देश की बात करें तो यहाँ पर ये फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है इस ग्रुप का? एक ये, एक मार्शल आइलैंड और दूसरी कौन सी है? पलाउ। 3 कंट्रीज का पार्ट है जो आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कंट्रीज है जिसको आप कह सकते हैं कि ये पार्ट है अमेरिका के साथ, जिसका डिफेंस कौन देखता है? अमेरिका। अब अगर यहाँ चाइना पहुंच जाए तो इसका मतलब चाइना ने भी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो अचानक से अमेरिका ने नया एग्रीमेंट मार्शल आइलैंड के साथ किया, अराउंड $2.5 बिलियन के आसपास, $2.3 बिलियन, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए और इनमें ग्रोथ के ऊपर काम किया जाए। ये कंट्रीज 40s में और 50s में यहाँ पे बहुत से न्यूक्लियर टेस्ट किए थे अमेरिका ने, जिसका अभी तक वो दंश झेल रहे हैं। इसलिए मार्शल आइलैंड ने कई देशों के ऊपर केस भी किया था। आई होप आपको अब एक चीज पता लग गई होगी कि कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन किसके साथ है। 3 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी है? आपका कौन कौन सी कंट्री है? पलाउ प्लस मार्शल आइलैंड प्लस फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। लेकिन माइक्रोनेशिया नाम का एक रीजन भी है, पोलिनेशिया नाम का रीजन भी है, वो रीजन को कहते हैं, ये एक देश का नाम है, ठीक है। इनका किसके साथ एग्रीमेंट है? अमेरिका के साथ। यहाँ कौन पहुंच रहा है? चाइना। इस डर से उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे कौन सा देश लोकेटेड है, किस रीजन में है, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगला आर्टिकल जो न्यूज़ में है ना, वो है एक देश के बारे में जो बहुत खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है, यानी चाइना। चाइना इन आइलैंड्स पे क्यों पहुंचा? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना का इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत वो क्या करते हैं? पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, कहते हैं आओ हमसे व्यापार करो, हम आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके देश में बड़ा सा पुल बना देंगे, ग्रोथ को पुश करेंगे।
आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे देश को लोन दे रहे हैं सस्तों में, चलो एक लोन लेके एक बड़ा सा रोड बनाते हैं, इससे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो इतनी हाई होती है और वो जो जगह होती है इतनी अनवायबल होती है, जहाँ ट्रेड करने का कोई स्कोप नहीं है। कोई में व्यापार करने आएगा भी नहीं, आपने पैसे लगा दिए, लोन ले लिया, अब लोन चुकाओगे कैसे? तो चाइना हमेशा क्लॉज लगाता है कि लोन नहीं चुका सकते तो वो ज़मीन हमें 100 साल की लीज पे दे दो, या वो हमारी कंपनियां वहाँ ऑपरेट करेंगी। तो वो ज़मीन आपकी रही लेकिन वो चाइना के कब्जे में एक तरह से आ जाती है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहा जाता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये दुनिया को जोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन असल में ये एक डेट ट्रैप है। यानी आप किसी को जाल में फंसा रहे हो, अपने किस चीज़ के, कर्ज के जाल में। इस डेट ट्रैप में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज बुरी तरह फंस रही हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान, श्रीलंका तो बहुत बुरी तरह फंसे हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा जो डेट है वो केवल चाइना का है। उनकी जीडीपी जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा डेट वो ले चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन कंट्रीज़ के लिए क्रिएट कर रहा है। इसी कंट्रीज़ में अभी 2 दशक हो चुके हैं, 2 डेकेड्स हो चुके हैं, किस चीज़ के, BRI इनिशिएटिव के। तो इस इनिशिएटिव को पुश लगातार किया जा रहा है और चाइना का डेट ट्रैप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव्स, ऐसी कंट्री जिनका जीडीपी बहुत छोटा है और जो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज है, यहाँ पर अगर वो अपनी ग्रोथ बढ़ाती है ना इन आइलैंड्स पे ऊपर, तो होता ये कि पूरा का पूरा जो यहाँ का चोक पॉइंट है, यानी वो इलाके जो ट्रेड के लिहाज से बहुत रेलेवेंट है, जहाँ से मैक्सिमम ट्रेड मूव करता है, तेल मूव करता है, उन आइलैंड के ऊपर लगातार कब्जा जमाने की कोशिश है। अभी 140 कंट्रीज के साथ चाइना ने BRI साइन कर रखा है, जिसमें इंडिया जैसे ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं है, जिसमें एक रूप से श्रीलंका भी बहुत हद तक जिसमें सफ़र कर रहा है। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोन में फंसा के उनके एरियाज पे कब्जा करने की बात हो, इंडिया के नियरेस्ट हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है उस पर भी चाइना ने कब्जा जमा लिया बिल्कुल। तो ये सब हो रहा है और इसका 2 दशक पूरा हो चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कि इंडिया किसी भी तरह यहाँ इसको काउंटर करे। इसके इंडिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिसमें हमने सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और क्या क्या लॉन्च किया इंडिया ने, हमने बाकी चीज़ें कवर भी करी थी। क्या क्या हुआ है, ग्लोबल गेटवे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये लॉन्च किया गया है, B3W। इसके अलावा इंडो पैसिफिक फोरम लॉन्च किया गया है। ये सब शुरू किया गया है इंडिया, कोई यूरोपियन यूनियन के द्वारा है, कोई इंडिया अमेरिका के द्वारा है, कोई आसियान के द्वारा है। क्यों किया जा रहा है ये? ताकि चाइना के दबाव में ये कंट्रीज ना फंसे। इसलिए इंडिया ने जो PIC कंट्रीज है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन के फोरम बनाया ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है। अब अगली पॉइंट पे आते हैं, जो श्रीलंका। ये जो लगातार चीजें होती है ना, इससे हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, वरना चाइना पूरी दुनिया पे दबाव और बढ़ा लेगा, अपने डेट ट्रैप उनको फंसा लेगा। ये बातें तो हो गई डेट ट्रैप की। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो बात करता है श्रीलंका की। श्रीलंका और भारत के बीच में एक फेरी सर्विस स्टार्ट हुई कि आप एक शिप लेके यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। कहाँ से कहाँ? तो नागापट्टनम का पोर्ट वहाँ और कंकनेस्तुरी का पोर्ट जो श्रीलंका में, इनके बीच में ये 1 to and fro मूवमेंट होगी। ये मूवमेंट फेरी सर्विस यानी आप शिप के थ्रू जा सकेंगे। इसका किराया 7,000 रुपये के आसपास होगा और इन 2 देशों में एक सी के द्वारा कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। लगभग 40 साल के बाद ये फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट यहाँ पर है। ये नॉर्दर्न रीजन हिस्टोरिकली तमिल डोमिनेटेड एरिया था, यहाँ बहुत तमिल लोग रहते थे और ऑब्वियसली यहाँ तमिलनाडु स्टेट है इंडिया का, तो इनके बीच में काफ़ी कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, काफ़ी लोग आते जाते थे। लेकिन जब से सिविल वॉर श्रीलंका में स्टार्ट हुई तो ये सर्विसेज रोक दी गई और अगर आपको फ्लाइट लेके जानी है तो बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए ये जो फेरी सर्विस है ये वहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत आसानी प्रोवाइड करेगी। और सिविल वॉर जो खत्म हुई श्रीलंका की, LTTE यानी तमिल टाइगर फोर्सेस की हार के बाद, अब इनिशियली जब श्रीलंका थोड़ा सा अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न में था, थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, तो ये फेरी सर्विस दोबारा शुरू की गई है। देखिए, श्रीलंका का ना ये ऊपरी रीजन है, यहाँ पर तमिल डोमिनेट करते हैं, इसे कहते हैं नॉर्दर्न श्रीलंका। यहाँ पर है जाफना, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था LTTE का एक समय में। यहाँ बहुत से तमिल लोगों का डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ के रीजन में सिंहलीज रहते हैं। तो ये जो सदर्न पार्ट है, श्रीलंका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन्हीं इलाकों में करता था, नॉर्थ में करता ही नहीं था। वहाँ तमिलियन लोग रहते थे, यहाँ सिंहली लोग रहते हैं। तो 2 भाषा बोलने वाले लोग, एक सिंहली बोलने वाले और तमिलियंस। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं नॉर्दर्न श्रीलंका में थे, सदर्न और सेंट्रल में सिंहली बोलने वाले। और श्रीलंका ने अक्सर तमिलियंस को ऐसे बोला है कि आप इंडियन हो, आप श्रीलंका के नागरिक नहीं हो। इन्होंने उनकी लैंग्वेज को दर्जा नहीं दिया, जो एक सरकारी दर्जा मिल सकता है, ना ही उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट की। तो वहाँ LTTE जैसे ग्रुप खड़े हो गए और वहाँ उनको थोड़ा बहुत समर्थन भी इंडिया के ग्रुप से मिला, क्योंकि श्रीलंका और तमिलनाडु बहुत पास है, तो वहाँ तमिल एक तरह का सपोर्ट, एथनिक सपोर्ट भी मिला। उसके बाद LTTE खड़ी हुई, लेकिन हमें इंडियन सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था उनका ऑफिशियली एक पॉइंट पे भी। बाद में राजीव गांधी की मृत्यु भी हो गई और एक जिसकी जिम्मेदार LTTE थी। और रिसेंटली जब 2010-11 के आसपास
जब श्रीलंकन आर्मी ने पूरी तरह यहाँ से हराया एलटीटी को, एक टाइम में एलटीटी का कब्जा यहाँ तक हो चुका था, आधा श्रीलंका उनके कब्जे में था, तब जाकर फिर युद्ध हुआ जहाँ इंडिया ने बोला कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं देंगे जाफना को, ना ही सपोर्ट देंगे एलटीटी को। तो श्रीलंकन आर्मी पूरे इलाके पे कब्जा करते हुए पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर पाई। तो इसलिए ये जो इलाका है नॉर्दर्न वाला, ये हमेशा ज़्यादा डेवलप नहीं रहा, और यहाँ पर फिशिंग भी नहीं होती थी इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हिंसा का हाल था, तो ये शिप्स विप्स आते नहीं थे, और यहाँ से फेरी सर्विस भी नहीं थी, तो इंडिया के फिशरमैन यहाँ तक आके फिशिंग किया करते थे। तो अब जब चीज़ें स्टेबलाइज हुई तो श्रीलंका कहना है कि भाई आपके फिशरमैन हमारे इलाकों में आके फिशिंग कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे, और यहाँ के फिशरमैन को आदत है, तो वो दिक्कत का सबब यहाँ बना हुआ है। तो ये भी एक मुद्दा हमेशा इंडिया श्रीलंका के बीच में रहा है, और अब जाकर श्रीलंका के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। एक फेरी सर्विस का एग्जाम्पल है। चाइना यहाँ पे डेट ट्रैप पे श्रीलंका को फंसा चुका है। कहाँ फंसा है, कहाँ पे वो ग्रुप है जो 100 साल की लीज पे उनको मिल गया है, तो वो है हम्बनटोटा का पोर्ट। याद रखिए यहाँ पर कोलंबो का पोर्ट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत ट्रेड यहाँ के थ्रू होता है, एक मेजर पोर्ट है। इंडिया में अगर आपको आना है बड़े शिप्स लेके तो आप नहीं आ सकते, वो कोलंबो पोर्ट पे आते हैं, फिर वहाँ से छोटे छोटे शिप्स में सामान इंडिया की तरफ आता है। कोलंबो एक मेजर पोर्ट है ट्रांजिट का। तो अब उन्होंने चाइना ने बोला श्रीलंका को कि भाई यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट हम्बनटोटा में खोल देते हैं, इसमें भी शिप्स आएंगे, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। ये रीजन भी वहाँ के राजपक्षे के इलाके का ही है, तो उनको लगा ठीक है हमें बहुत वोट मिलेंगे। लेकिन ये खोला पोर्ट और यहाँ शिप्स लगते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोलंबो पोर्ट बहुत प्रोमिनेंट है, और इसके पास आगे आपको सिंगापुर का पोर्ट है थोड़ा दूर, तो लोग वहाँ चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। तो लीज तो ले ली, पैसे दे नहीं पा रहे, इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब खाली सा पोर्ट है ये। तो ये फिर दोबारा 100 साल के लिए, अब 99 ईयर्स की लीज पर चाइना ने वापस एक तरह से जमा लिया कब्जा यहाँ। और कह तो रहे कि हमारी नेवी के लोग नहीं है, हमारे सिविलियन यहाँ काम करते हैं, पर क्या पता उनके लोग यहाँ आके काम करते हो। तो इसलिए हम्बनटोटा पोर्ट प्राइम एग्जाम्पल है जहाँ से चाइना और उसके लोग इंडिया पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ की जो मूवमेंट है इंडियन ओशन में, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, इस पूरे रीजन में यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो है इंडिया वहाँ पे खुद इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी कर रही है, इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, कोलंबो में एक टर्मिनल भी इंडिया बिल्ड कर रही है, तो अब जाके श्रीलंका इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉलिटिक्स है श्रीलंका की, जहाँ क्या शुरू हुआ, फेरी सर्विस। तो जाफना कहाँ पर है, कोलंबो कहाँ पर है, हम्बनटोटा कहाँ पर है, उसके पास गौल एक बहुत फेमस बीच है, जगह पानी बिल्कुल नीला है, बहुत सुंदर बीच है वो। तो ये आपको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। और तमिलनाडु के साथ इनके विवाद भी पता है आपको थोड़े बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात है विजिंजम पोर्ट की। ये कहाँ पर है, इंडिया का पहला एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात है। असल अडानी ग्रुप ये पोर्ट बना रहा है, जहाँ कोशिश की जाएगी एक डीप सी पोर्ट की। मैंने कहा ना कोलंबो से बहुत सारे पोर्ट्स शिप्स जाते हैं, एक बार ये पोर्ट अगर बन के तैयार हो गया विजिंगम का, तो डीप सी पोर्ट होगा, तो कोलंबो और सिंगापुर के साथ ये कंपीट कर पाएगा। तो विजिंगम पोर्ट कहाँ पर बनने वाला है, तो यहाँ। तो ये केरला के पास ये पोर्ट बिल्ड होगा, जिससे कोलंबो के ऊपर डिपेंडेंस जो इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री की है, आपको वाले वहाँ जाना पड़ता है, ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो सब का मुक्ति होगा। आप सीधी पोर्ट्स ऑफ पर्शियन गल्फ से, ये आपका ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से शिप सीधा आएंगे और यहाँ से आके सीधा इंडिया आ सकेंगे। उनको श्रीलंका, कोलंबो जाना या सिंगापुर जाना नहीं पड़ेगा इंडियन मार्केट को केटर करने के लिए। उसके अलावा हो सकता है ये पोर्ट ऐसी जगह बन जाए जहाँ से बाकी जगह भी शिप्स यहाँ पर इसको यूज़ करेगी। अगर आपको इस रीजन में घुसना है तो यहीं से आप स्टे कर सकें। तो कौन सा पोर्ट बन रहा है वो, विजिंजम पोर्ट। कहाँ, केरला में। ग्लोबल पोर्ट के साथ कंपीट करेगा, क्लांग पोर्ट, सिंगापुर, कोलंबो, इन सब के साथ। तो इंडिया मार्केट की एंट्री और ट्रांसशिपमेंट में एक बड़ा रोल निभा सकता है ये, ठीक है। ये आप देखिए दोबारा यहाँ पर पोर्ट की बात की गई है, तो बहुत रेलेवेंट जगह है जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट डेवलप कर सकते हैं। अभी इंडिया डेवलप कर रहा है, कहाँ पर है, क्यों रेलेवेंट है, ये आपको आइडिया लग गया। इसको आप जोड़ सकते हैं कि अगर भारत को ट्रेड बढ़ाना है तो ऐसे और पोर्ट बनाने पड़ेंगे। इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि ऐसे पोर्ट्स डेवलप किए जाए। अगला आर्टिकल बात करता है राफा बॉर्डर की। राफा बॉर्डर न्यूज़ में इसलिए था, ये वो बॉर्डर है जो इजिप्ट का लगता है गाजा के साथ। ये है राफा बॉर्डर, राफा क्रॉसिंग। असल में यहाँ इजिप्ट का कब्जा है और उन्होंने इसको पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ था। इस रीजन से अब गाजा में कोई सामान लेके आ जा नहीं सकते, क्योंकि इजराइल का दबाव था इजिप्ट के ऊपर। तो यहाँ से कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, अगर दवाइयाँ भी देनी है, खाना पहुँचाना है, तो कुछ नहीं पहुँच पा रहा था। तो गाजा एक तरह की सीज में था कंप्लीटली। इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ गाजा है, यहाँ इजराइल है, इधर वेस्ट बैंक है, ये रहा वेस्ट बैंक, यहाँ जेरूसलम है, यहाँ डेड सी है, यहाँ जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, यहाँ लेबनान है, यहाँ इजिप्ट है। तो यहाँ पर है कौन सा एरिया, कौन सा बॉर्डर, राफा बॉर्डर, जिसको अब इजिप्ट ने कहा कि वो वहाँ से एंट्री देगा शिप्स को आने जाने की, ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा में पहुँच पाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, क्योंकि इजराइल में विजिट किसकी हुई थी अभी रिसेंटली, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की। वो दोनों अभी इजराइल गए और उसके बाद वहाँ ह्यूमैनिटेरियन के लिए बोला गया कि आप उस एरिया को सीज मत करो, कम से कम वहाँ बॉम्ब गिरा रहे हो, कम से कम लोगों को खाने पीने तो दो, क्योंकि गाजा की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। तो सफ़ा बॉर्डर कहाँ है, गाजा और इजिप्ट के बीच में, सफ़ा क्रॉसिंग यहाँ से हम कहते हैं। तो ये वो इलाका है
और गाजा सिटी यहाँ पर है। यहाँ पर ऊपर है ईज क्रॉसिंग। ईज क्रॉसिंग कहाँ पर है? इजराइल के साथ है। ऊपर वाला है इरीज क्रॉसिंग, यहाँ पर इरीज क्रॉसिंग है, यहाँ पर राफा क्रॉसिंग है। तो राफा इधर है, इरीज यहाँ पर है। ये पूरा गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, यरूशलेम, तल अवीव। ऊपर लेबनन, लेबनन के पास हमास है। यहाँ के इलाके में ये है गोलन हाइट्स, जो असल में सीरिया का इलाका था, लेकिन इसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। और नीचे है सनाई पेनिनसुला, जिसके ऊपर अभी इजिप्ट का हिस्सा था, वो कुछ टाइम के लिए इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, फिर इजिप्ट को वापस कर दिया था। तो यहाँ है सनाई पेनिनसुला, ऊपर है गोलन हाइट्स, यहाँ है वेस्ट बैंक, जेरूसलम। ये पूरा इलाका वेस्ट बैंक के नाम से कहलाता है। और अभी इसकी राजधानी क्या है वेस्ट बैंक की? बताइए, रमल्ला। ठीक है। और इजराइल की तल अवीव, यहाँ गाजा। हमने देखा 2 बॉर्डर पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो ये था आपका टॉपिक। आपको पता लगा कहाँ कहाँ पे इलाका है, इसके साइड में कौन सा सी है, तो मेडिटेरेनियन सी। इजराइल के साथ किन कंट्रीज़ की बॉर्डर लगती है, तो लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ये आपको यहाँ से आइडिया लग रहा है। ठीक है। तो क्या सीरिया का बॉर्डर लगता है? हाँ लगता है। हाल में इजराइल ने सीरिया में बॉम्बिंग भी की, कुछ लेबनन में भी अटैक हुआ। यहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। तो हिजबुल्लाह कहाँ से ऑपरेट करता है? लेबनन से। ठीक है। हमास कहाँ से ऑपरेट करता है? गाजा से। ऊपर इधर क्या है? सीरिया। इधर क्या है? जॉर्डन। तो इन सभी एरियाज़ के साथ हमने इस एरिया को पढ़ा। आई होप अब अगर आप ये मैप खोले तो जो टॉपिक हमने आज पढ़े हैं उसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। FPIC क्या है, पैसिफिक आइलैंड में क्यों रेलेवेंस है, कौन कौन से आइलैंड ग्रुप है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस